गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं आपको क्लास 7 का जो है पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में है हमारी बदलती दुनिया। हम इसमें आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, साथ ही बताएंगे याद रखने का ट्रिक्स। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जो हमारी बदलती पृथ्वी है उसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लेना है और इसे जल के आधे भरे हुए बीकर में क्या करना है, रख देना है। बीकर की जो तिपाई है उसको गर्म करेंगे। फिर अगर हम गर्म जल पर आप देखेंगे कि जो गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार से आप देखते हैं। लेकिन जैसे ही वह ठंडा होगा वह क्या होता है, नीचे धीरे धीरे नीचे आके क्या होगी, जमा हो जाएगी, नीचे आकर बैठ जाएगी। उसी तरह जो पृथ्वी के अंदर जो अवस्थित जो मैग्मा है वह क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर स्थित जो पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ठीक है, अब हम लोग जो समझ गए कि मैग्मा कैसे गति करता है, अब इसमें हम लोग देखते हैं। कहता है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में क्या है, विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहेंगे, तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में क्या है, विभाजित है, इसलिए इसे स्थलीय मंडल प्लेट कहेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग जो है यह धीमी होकर चारों तरफ क्या होती है, घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अभी हम आपको बताएं कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है जिसके कारण क्या होता है, वह चारों ओर धीमी गति से प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के अनुसार क्या होता रहता है, घूमते रहता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय आकार में, ऐसे गोला आकार में क्या होता है, घूमते रहता है, जैसा कि हम आपको क्रियाकलाप में इसमें बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे। कहता है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी के अंदर में जो प्लेट है वो अगर ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ज़रूर कुछ न कुछ पृथ्वी के सतह पे क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कहता है कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। अब देखना है कि कौन कौन सी गति उत्पन्न होगी। तो एक इसके बाद आपको जो है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी अंदर में घटित होगा उसे हम लोग अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एंडोजेनिक या अंतर्जनिक बल किसे कहेंगे, तो आप लोग को एक लाइन में जवाब देना है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होगा, घटित होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बल है बहिर्जनिक बल, जिसे एक्सोजेनिक कहेंगे। तो ऐसा बल जो पृथ्वी के सतह यानी ऊपर, मान लीजिए पृथ्वी का सतह है तो इसके ऊपर उत्पन्न होगा। तो अगर ऊपर उत्पन्न होगा तो बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक बल कहेंगे। ठीक है, अगर अंदर में होगा तो इसे हम लोग अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक बल कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं भूकंप या ज्वालामुखी, तो इसको भी देखते हैं। तो कहता है अंतर्जनित बल यानी अंदर जो बल है कभी कभी क्या होता है, आकस्मिक गति उत्पन्न कर देते हैं, मतलब ऑटोमेटिक जो है कभी कभी गति उत्पन्न कर देते हैं। तो कभी क्या करते हैं, वो धीमी गति उत्पन्न कर देते हैं, कभी बहुत तेज गति कर देते हैं और कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होता है। अब जब पृथ्वी के अंदर जो है कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है आकस्मिक गति उत्पन्न हो जाने, अंतर्जनिक बल के कारण क्या होता है कि अगर आकस्मिक बल जो है उत्पन्न होता है तो आप देखते हैं कि पृथ्वी पे भूकंप होता है या पहाड़ों पे जो ज्वालामुखी फटता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये याद रखना है आकस्मिक गति के कारण होता है। बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसको फलस्वरूप इसके स्थल रूप को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी की गति
एक हो गया अंतर्जनित बल और दूसरा हो गया बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित कैसा, तो एक आकस्मिक बल होगा और दूसरा होगा पटल विरूपण बल। तो पटल विरूपण बल में सिर्फ पर्वत निर्माणकारी बल होता है, लेकिन जब आकस्मिक बल में आपको भूकंप देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, भूस्खलन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बहिर्जनित बल में आपको अपर्दन निक्षेपण दिखाई देगा, नदी या बहता हुआ जल दिखाई देगा, पवन होगा, समुद्री तरंग होगा, हिमनद होगा, क्योंकि ये बाहर जनित बल है, क्यों पृथ्वी के ऊपर जो बल लग रहा है, और ये अंदर जो बल लगता है उसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन ये सब होता है। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। एक और छोटा सा चीज़ यहाँ पे शब्दावली बहुत ही अच्छा चीज़ है कि क्या कहते हैं इसको, चलिए स्थल मंडलीय प्लेट हम कह लेते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट, जैसे भूपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और समान आकार की प्लेट होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की जो है सतहें टिकी हुई है। ठीक है, महाद्वीप का मतलब हो गया कि जो स्थलीय चीज़ें हैं वो आपको महाद्वीप के अंदर आएंगे, जो भी स्थलीय चीज़ है, और जो भी नदी नाला मतलब नदी महासागर है वो आपको महासागर के सतह पे टिका हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, चलिए इसमें एक छोटा सा चीज़ है कि बताएंगे आप लोगों को कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क मिले। बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो कि आपको एग्ज़ाम में क्या हो, अच्छा मार्क मिले, और अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उसके बाद क्या है कि ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक क्या होते हैं, निकलते हैं। आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। तो 3.2 में ये आपको चित्र दिख रहा है, क्या है, एक ज्वालामुखी है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये ज्वालामुखी निकलती है तो आपको जो है सबसे पहले ये आपको मेटल वाला क्षेत्र हो गया, मेंटल, और ये हो गया प्रॉपर्टी वाला क्षेत्र। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ से निकल रहा है ये हो गया आपको क्रैक्टर, ये हो गया निकास वेंट, ये हो गया आपको लावा, इसके बाद मैग्मा कोस्ट यहाँ हो गया, और गैस एवं राख हो गया। हम लोग इसको सभी चीज़ों को एकदम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक शब्द यहाँ पे उत्पत्ति हुआ है एंडो, एंडो मतलब हो गया अंतर, एक्सपो मतलब हो गया आपको बाई। ठीक है, अंतर्जनित अभी बोले थे और बाह्य जनित भी बोले थे, तो एंडो मतलब हो गया अंतर और एक्सो मतलब हो गया बाह्यजनित। ठीक है, अगर इसमें प्लस जेनिक हम लोग जोड़ देते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो अंतः हो गया और बाह्य हो गया, जैनिक मिस होता है उत्पत्ति, तो इधर से ऐसे मिल के बन गया एंडोजेनिक, इधर से ऐसे मिल गया एक्सोजेनिक, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक छोटे से चीज़ दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या है क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, गति करता है। इस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, भूकंप किसे कहेंगे, तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, तो इस कंपन को हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। जैसे कि आपको 3.3 में दिखाया गया है। तो देखिए 3.3 में क्या दिखाया गया है, पृथ्वी का ये एक सतह हो गया, ये हो गया आपको उद्गम स्थल, वह स्थल जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो ये हो गया आपको उद्गम केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्लेट सीमा, ये हो गया आपका अधिकेंद्र, ये हो गया आपको जो राउंड दे रहा है वो भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर जाती है। तो चलिए हम लोग ऊपर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, कहता है भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन क्या होता है, प्रारंभ होता है, वह उद्गम केंद्र कहलाता है। भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पे क्या होगा, कंपन प्रारंभ होगा, उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहेंगे। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट के जो स्थान होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं।
अब जो है अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि अधिकेंद्र से जो है कंपन किस ओर जो है तरंग के रूप में गमन करती है, तो याद रखना है आपको बाहर की ओर तरंग के रूप में क्या करती है, कार्य करती है या गमन करती है। अब फिर से आता है कि अधिगम के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है। तो क्वेश्चन आता है कि अधिगम के किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक हानि होगा, तो जो निकटतम भाग होगा, जो निकटतम भाग होगा वहाँ पे सर्वाधिक हानि होगा। और जो दूरी बढ़ने के साथ क्या होगा, भूकंप की तीव्रता अगर कम हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्रियाकलाप के बाद जो है क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या आप जानते हैं, तो कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। पहला होगा पी तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग पृष्ठीय तरंग। यानी एक हो गया पी तरंग, दूसरा हो गया एस और तीसरा हो गया एल, यानी PSL तरंग होता है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे या पृष्ठीय तरंग कहेंगे। इन तरंगों के गुणधर्म जो है विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है इन तीनों तरंगे के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या इससे पहले जानते थे या नहीं जानते थे। अब एक चीज़ से फोटो से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश हुआ था। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भूकंप की हम भविष्यवाणी करेंगे तो वह सरासर गलत कह रहा है, वह भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग बना है, मुझे मालूम है कि भूकंप की जानकारी हम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि इसकी जो है स्ट्रेंथ अगर जिस अनुसार जो साइंटिस्ट सब, जो वैज्ञानिक सब है, जो इंजीनियर सब है, अगर आपको कह रहे हैं कि ये जोन आपको भूकंप के जो जोन बांटा गया उस अनुसार आपकी जो मजबूती है वो कम है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसको निश्चित रूप से कम करने के लिए आपको पहले से क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार के, जो कुछ लोग स्थानीय लोग होता है वो जो है भूकंप की संभावना का जो है अनुमान लगा लेते हैं। पुराने ज़माने में भी लोग लगा लेते थे। जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, अगर जानवरों के व्यवहार में अगर अंतर आता है तो समझिए तालाब में मछलियों की उत्तेजना के अनुसार और सांप का धरातल पर आ जाना, तो लोग समझते थे कि अब भूकंप की स्थिति आने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन कहता है। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था। दूसरा है शहर में आग, ठीक है, चारकोल एवं अंगूठियों के पलटने के कारण अनेक अस्थायी जो है आग लग गया। उसके बाद स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए, तो स्कूलों में इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका हुई। फिर भुज में तबाही, 4 लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन लाइन अवरोधित हो गया, यानी जितना सारा चीज़ था वो सारा चीज़ जो है अवरोधित हो गया। उसके बाद जो है हम इसमें पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं, तो कहता है भूकंप का मापन का एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन जो है एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है वह किस पे मापी जाती है, तो आपको रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.01 या अर्थात उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होती है, ठीक है। अगर जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, एवं जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होगा अर्थात उससे अधिक होगी तो वह बहुत ही शक्तिशाली होगा,
और अगर 7 पॉइंट है तो वह बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली मानी जाता है और इससे बहुत सारे नुकसान देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं भूकंप से बचने की तैयारी कैसे किया जाएगा। तो कहता है कि भूकंप के दौरान कहाँ पे आश्रय ले। बहुत आसान है। सबसे पहले सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। किनसे दूर रहें? आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियों के आसपास से, और दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम के आसपास से दूर रहें। पहले से कैसे तैयार रहेंगे? तो अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करेंगे। तो यानी इसकी जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे मुख्य स्थला आकृतियाँ। पृथ्वी के बारे में मुख्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है। पृथ्वी के बारे में नहीं है ये, तो हम हमारी बदलती पृथ्वी के अनुरूप ही हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि अपक्षय की क्रिया कैसे होती है, तो यह आपको शैलों के टूटने से होता है। भूदृश्य पर जो जल है, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आ गया, अपर्दन किसे कहेंगे? तो जो भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहेंगे? अपर्दन कहते हैं। जैसे वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि जो अपर्दन है और निक्षेपण है, इसके प्रक्रम जो है पृथ्वी पर बहुत सारे जगह पे स्थलाकृतियाँ, जैसे आप बाली हवा में बालू उड़ के चला गया, यहाँ का बालू यहाँ चला गया, बहुत सारे चीज़ें जो है आपको अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण जो है बनते आ रही है। जैसे नदी का कार्य क्या है? तो ये भाई साहब इधर आ जाता है, इधर आ जाओ। चलो, अब नदी का कार्य क्या है? तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। एक क्वेश्चन आ गया कि जलप्रपात कैसे बनता है? तो जो नदी के जल से जो दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरता है तो यह जलप्रपात बनती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये है कठोर शैल और उसके बाद जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको कठोर शैल है और जल की शक्ति से इन्होंने थोड़ा सा रास्ता काट के क्या किया, बनाया, और इस यहाँ पे आके यहाँ आया, फिर यहाँ से ये नीचे गिरेगा, नीचे से नीचे गिरेगा, ऐसे करते करते वो अपना रास्ता चुनते जाएगी। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, जलप्रपात बनाती है। जैसे आप वाटरफॉल कहते हैं, इसी को इंग्लिश में, हिंदी में जलप्रपात कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका नाम है आपको दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात। ठीक है, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्या है कि विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित जो है नियाग्रा जलप्रपात जो है नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात है।
तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो आपको कहाँ है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर, ठीक है। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये आपको कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पे है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पे है। और वही आपको विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पे है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। अब हम नदी के बारे में फिर से थोड़ा सा जानते हैं। कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया कि विसर्प किसे कहते हैं। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह मोड़दार पर्वत पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोर को विसर्प कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। विसर्प हम अगर कहें तो हम तो कहेंगे कि सांप के अनुसार ही मान लीजिए इसका आकार हो। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन व निक्षेपण जो है किनारों पे जो है होते रहता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये नदियाँ इस प्रकार ऐसे 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 बहती है और कभी कभी जब ये नदियाँ यहाँ से कट के यहाँ आके इधर बहने लगती है तो ये वाला जो पानी का एरिया होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, चाप झील हो गया। कौन सा चाप झील हो गया, और ये जो बना हुआ है ये आपको तटबंध हो गया और ये जो आपको दिख रहा है यही आपका विसर्ग हो गया। तो कभी कभी जब ये अपने मार्ग से भटक के दूसरे मार्ग की तरफ चल जाती है तो जो छोटे छोटे क्षेत्र बचा हुआ रहता है उसे वो क्या होता है, झील में तब्दील हो जाता है। समय के साथ साथ जो विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उसे हम लोग चाप झील कहते हैं, ठीक है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। लगातार निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी व पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। यानी नदी का मान लीजिए दोनों साइड जो आपको उत्थित जो बांध जो बना हुआ रहता है, ऊंचा बांध, उसे क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जैसे आप देखते हैं तो समुद्र तक जाते जाते जो नदी का प्रभाव होता है वो क्या होता है, कम जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए इसी लाइन में एक चीज़ है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या होता है, धीमा हो जाता है तथा नदी जो है अनेक धाराओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। जैसे कि आप इस फोटो में आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक नदी ऐसे यहाँ ये फिर ये नदी जो है अनेक विभागों में क्या होती है, बट जाती है और समुद्र में मिलते मिलते में इसका जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता है और ये अनेक जो है भागों में बढ़ जाती है, तो इसे ही वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का एक निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादी के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यानी कि इस लाइन को एक बार बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए कि ये जो आपको नदी दिया हुआ ये हो गया मुख्य नदी और ये जो छोटा छोटा जो मुहाना हो गया ये हो गया आपको वितरिका। कहता है नदी यहाँ इतनी धीमी हो जाती है, नदी समुद्र में जाते जाते इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ जो लाए हुए मलबा होता है, मिट्टी का जो गैद होता है, वह प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और वहाँ पे जो है अपने निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से, और जो वहाँ जो संग्रह हो जाता है, जो मलबा लाता है उससे क्या होता है,
एक डेल्टा का निर्माण होता है। अब समुद्री तरंग के क्या कार्य है, आप इसको इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ये हो गया आपको समुद्री तरंगों द्वारा क्या हो गया, निर्मित स्थलाकृति। ये हो गया समुद्री गुफा और ये हो गया आपको तटीय मेहराब। कहता है कि समुद्री तरंग के अपर्दन तथा निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगों लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होते जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है। अब इन गुफा के बड़े होते जाने पर केवल छत ही होता है जिसे हम लोग तटीय मेहराब कहते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। कहता है दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब है हिमनद का क्या कार्य है। ये जो हिमनद है, जो आप पहाड़ों पे देखे हुए हैं, जो बर्फ जमा हुआ है, तो कहता है हिमनद जो है हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद क्या होती है, जो हिमानी बर्फ की नदियाँ, यानी एक ऐसी नदी जो बर्फ पिघलने से बनती है। ठीक है, जो पहाड़ों पे बर्फ है उसको पिघलने से क्या होता है, जो पानी निकलता है उसे ही हम लोग हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ का नदी। इसीलिए कहता है हिमानी बर्फानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलिस्मी मिट्टी और पत्थरों को क्या करती है, अपर्दित करती है, और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लगाए गए पत्थर जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होता है। यह निक्षेपल हिमनद हिमोड का निर्माण करती है। चलिए, और अब हम देखेंगे पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? ये आपको रेगिस्तान दिख रहा है। बालू के टिब्बे के कुछ चित्र हम एकत्रित यहाँ पे करने का आप लोग जो है प्रयास कीजिएगा। कहता रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का शैल जो है देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहा जाता है। ठीक है, पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब हवा बहती है तो जो पवन है, मिट्टी है, बालू है, वो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, आसानी से लेकर चली जाती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है, जब पवन का क्या होता है, बहाव, बहने का जो है वो रुकता है, तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। यानी जो पवन हवा बहते 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 जाते रहती है, और जब हवा रुक जाती है तो जहाँ पे ये क्या होता है, सारा चीज़ जो बालू रहता है वो गिर जाता है, तो रुक जाता है, मतलब वहीं रुक जाएगा। तो यह एक प्रकार का छोटी पहाड़ी बना देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बालू का टिब्बा बोलते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, कहीं कहीं पे जो ये ऊंचा ऊंचा जो जगह है, ये आपको बालू का टिब्बा दिख रहा है। जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग चैप्टर में पढ़ के अपने किताब से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और इन 4 प्रश्नों का आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। आपके पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन पाँचों क्वेश्चन को जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।